नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ जुगनू जी के घर पे और हम लोग पुराने स्टूडियो की कहानी पिछली बार से आगे लेकर जा रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने ज्योति स्टूडियो की बात की थी, राजकमल स्टूडियो की बात की थी, कारदार स्टूडियो की बात की थी और फेमस स्टूडियो की बात की थी। आज देखें जुगनू जी हमें किस स्टूडियो का दर्शन करवाते हैं और कहाँ ले जाते हैं। तो स्वागत है जुगनू जी आपका पुराने स्टूडियो की इस सैर में, जुगनू की जगमग यादों के साथ। भाई और बहनों नमस्कार। आपको पीछे मैं ज्योति स्टूडियो के बारे, फेमस स्टूडियो, कारदार और राजकमल के बारे बताया था। इस बार मैं आपको वहाँ जगह पे लेके जाना चाहता हूँ जो कि फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बुलंदियों पे स्टूडियो था। और आज बहुत दुख होता है जब हम स्टूडियो को देखते हैं, या अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं होती कि उस स्टूडियो के अंदर जा सकें, क्योंकि स्टूडियो की दीवारें जो हैं खंडर हो चुकी हैं और वहाँ पर कई तरह के बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं। रंजीत स्टूडियो की हिस्ट्री ये है कि चंदूलाल शाह बहुत बड़े अमीर आदमी थे अपने ज़माने के। शेयर बाज़ार के अंदर उनका कॉटन का बिज़नेस था और उनके बड़े भाई वो भी बहुत अमीर थे। और चंदूभाई शाह को फिल्मों का बहुत शौक़ था। उन्होंने अपने ज़माने में कई साइलेंट फिल्में बनाई और हिट भी हुई। और 2029 के अंदर उन्होंने रंजीत स्टूडियो के नाम से स्टूडियो स्टार्ट किया। गौरजान और चंदूलाल शाह ने मिलकर ये स्टूडियो बनाया। इसके फाइनेंशियल थे जामनगर के महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी ने एक शर्त पे पैसा लगाने के लिए बोला कि स्टूडियो का नाम रंजीत स्टूडियो होगा। तो रंजीत स्टूडियो में कई फिल्में बननी शुरू हुई। 29 से 31 तक कुछ 31 फिल्में साइलेंट बनी और खूब चली, खूब हिट हुई। और 31 में नई फिल्में शुरू हो गई, टॉकी पोर्शन। जब टॉकी पोर्शन शुरू हुआ तो कई बड़े बड़े कलाकार जो कलकत्ता में थे, जैसे पृथ्वीराज कपूर, मोतीलाल, बड़े बड़े डायरेक्टर्स केदार शर्मा, बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर खेमराज जी, इन सबको चंदूलाल जी ने बॉम्बे बुलाया। और सबसे बड़ा नाम जो सुना जाता है और कहा जाता है के.एल. सहगल। के.एल. सहगल को आज भी अगर आप सुन लें तो आपका दिन पूरा ऐसा निकलेगा कि जैसे आपने जन्नत देख ली हो। के.एल. सहगल बहुत बड़े सिंगर थे अपने ज़माने के। इतने बड़े बड़े कलाकारों को लेके इन्होंने खूब फिल्में बनाई और खूब हिट फिल्में बनाई। और 51 फिल्में इन्होंने, हर साल इनकी 6 फिल्में बनती थी और हर फिल्म हिट होती थी। एक फिल्म भी फ्लॉप नहीं थी। सूरज चढ़ता जा रहा था, आसमान की तरह जा रहा था। इतने सितारे आसमान में नहीं थे जितने सितारे रंजीत स्टूडियो में थे। कहा जाता है कि उस टाइम 700 आदमी रंजीत स्टूडियो में काम करता था। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने राशन की दुकान भी अंदर खोल दी थी। उसमें बड़े बड़े डायरेक्टर केदार शर्मा, मंदोक साहब, नानूभाई वकील वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की पहली फिल्म बनाई थी आलम आरा। और दूसरी जो आलम आरा बनी, तीसरी आलम आरा बनी, उसमें मैंने भी काम किया था। कमाल ये है कि वहाँ मंदोक साहब जैसे बड़े बड़े राइटर्स, डायरेक्टर्स, केदार शर्मा जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स और बड़े बड़े नाम डायरेक्टर, खेमराज जी म्यूज़िक डायरेक्टर रंजीत स्टूडियो में इंट्रोड्यूस हुए। और ये सब वहाँ पर इतनी बहार थी कि मैं यहाँ तक आपको बोल सकता हूँ कि मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। कहते हैं कि चंदूलाल जी जब रंजीत स्टूडियो में एंट्री करते थे तो दोनों तरफ टेक्नीशियन, एक्टर सब लाइन में खड़े हो जाते थे। चंदूलाल शाह जी की सवारी आ रही है और सब लोग ऐसे करके खड़े हो जाते थे। और जब तक चंदूलाल जी अपनी सीट पे नहीं बैठ जाते थे उस टाइम तक वो सब खड़े रहते थे। एक दिन थोड़ी हंसी की बात है कि ऐसे लाइन में खड़े थे तो एक गधा शूटिंग करने के लिए आया हुआ था रंजीत स्टूडियो के अंदर। तो हमारे कॉमेडियन है गोप साहब, वो हर बात को जोक में ले लेते थे। उन्होंने जैसे ही चंदूलाल जी सीट पे बैठे और गोप जी ने गधे के पैर पकड़ लिए तो सब ने बोला, गोप जी कि आप क्या कर रहे हैं? कहता पता नहीं ये कब स्टार बन जाए। तो दिन बुलंदी पे थे, पिक्चरें हिट हो रही थी, पर कहते हैं ना
साइकिल जब ऊपर पहिया जाता है तो वो नीचे भी आता है। इसी तरह एक बुरा दिन ये आया चंदूलाल शाह जी की लाइफ में। वो मैंने आपको पहले बताया है कि बहुत बड़े वो सट्टेबाज थे और पहले शेयर बाज़ार के चेयरमैन भी थे और उनको रेस कोर्स का भी बड़ा शौक़ था और उनको चारों तरफ से हमेशा हमेशा ही बुलंदियाँ मिल रही थी। पर उनका एक दिन बुरा दिन आया, उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए का कॉटन के ऊपर सट्टा लगा दिया और 1.25 करोड़ पूरा डूब गया। बड़ी दुख भरी कहानी। पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ, काफ़ी कोशिश की गई, नहीं कर सके तो पूरा स्टूडियो जो था एक इंश्योरेंस कंपनी के सपोर्ट कर दिया गया। मतलब ये है कि उस स्टूडियो को मॉर्गेज कर दिया गया। पर फिल्में फिर भी बनती रही, पर चंदूलाल जी डायरेक्शन से थोड़ा पीछे हट गए। कई फिल्में चली नहीं चली, चली नहीं चली। 1953 में राज कपूर साहब अपनी अच्छी पोजीशन में आ चुके थे तो चंदूलाल जी ने राज कपूर को लेकर एक फ़िल्म बनाई पापी, और पहली हिंदुस्तान की वो फिल्म है जिसमें राज कपूर जी का डबल रोल था। पर आगे जाके बात बनती नहीं नज़र आ रही थी, ऐसे बात चलती रही। 1984 के अंदर हालात इतने बिगड़ गए कि वो स्टूडियो को नीलाम करना पड़ा और चंदूलाल शाह जी बिल्कुल एक नॉर्मल पोजीशन में आ गए। उनकी पोजीशन ये थी, मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता, काफ़ी ख़राब पोजीशन थी। और आज वही रंजीत स्टूडियो के अंदर खंडर बना हुआ स्टूडियो, जिसके अंदर तरह तरह के ऑफिस हैं, छोटे छोटे ऑफिस हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं और दीवारें स्टूडियो की टूट चुकी हैं। पर चंदूलाल शाह जी के भांजे ने उनके बाद उसको चलाने की कोशिश की, पर वो भी कामयाब नहीं हुए। सुना है कि उनका बेटा आज भी रंजीत स्टूडियो में उस रूम के अंदर बैठते हैं जहां रंजीत स्टूडियो का लोगो पड़ा हुआ है। कहते हैं वो पीतल का लोगो आज भी कबाड़ में पड़ा हुआ है और उनका भांजा जो है वो कभी 1-2 घंटे के लिए रंजीत स्टूडियो में आके बैठते हैं और ठंडी सांस लेके उदास होके घर को चले जाते हैं। ये है रंजीत स्टूडियो की एक छोटी सी कहानी। रंजीत स्टूडियो के बारे में जो किस्सा आपने सुनाया और चंदूलाल शाह के बारे में जो जानकारी आपने दी, उसको देख के ये जरूर पता चलता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो आज आसमान पे है, कल को वो ज़मीन पर आ सकता है। तो इससे क्या सबक लेनी चाहिए हम? चंदूलाल शाह पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, स्टूडियो मालिक थे, जिनको सरदार की उपाधि दी गई। सरदार चंदूलाल शाह। सरदार चंदूलाल शाह इस बुलंदी पे जाने के बाद इस मुकाम पे आ सकते हैं। पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी पुराने स्टार थे, बड़े बड़े हीरो थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, बड़े बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने वो नसीहत नहीं ली। उन्होंने यही सोचा कि शायद हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही स्टार बन के रहेंगे। पर वक्त की मार और वक्त के सामने, और जो वक्त को समझ आता है, वक्त आपने B.R. चोपड़ा साहब की फ़िल्म देखी होगी, बलराज सानी साहब की 3 बेटे हैं और कितनी बड़ी फिल्म है, और कहाँ बलराज सानी कितनी बुलंदी पे है और एक अर्थक्वेक आता है और बलराज सानी बिखर जाता है। बच्चे कहाँ चले जाते हैं, बलराज सानी कहाँ चले जाता है। B.R. चोपड़ा साहब ने ये वक्त फिल्म बना के लोगों को सिखा दिया कि वक्त को समझो और वक्त के साथ अगर चलोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो फिर वही हालत होगी जो मैं नहीं बोल सकता। जैसे रंजीत स्टूडियो की बाद में उसका नाम हो गया रंजीत मूवी टोन। और भी हम किसी स्टूडियो के आसपास चल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बिल्कुल साथ वाली गली के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत स्टूडियो था। मेरा कैरियर भी उसी स्टूडियो में शुरू हुआ है, श्री साउंड स्टूडियो। श्री साउंड स्टूडियो में 2 स्टेज थे, बहुत ही खूबसूरत स्टूडियो था। केदार शर्मा जी का वहाँ पर ऑफिस था, दलाल गोवा का ऑफिस था, सावन कुमार जी का ऑफिस था, गोपाल सहगल जी का ऑफिस था। ऐसे कई बेहतरीन ऑफिस वहाँ थे।
जिसमें मैंने सामंत जी के साथ भी कई पिक्चरें की हैं और दलाल गोवाका जी के भी साथ कई फिल्में की हैं। पर उस श्री सोन स्टूडियो की एक बहुत बेहतरीन कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी ये है, वो श्री सोन स्टूडियो इस नाम से मशहूर है कि वहाँ पर एक हिंदुस्तान का शोमैन पैदा हुआ, राज कपूर। आप पूछेंगे कैसे? केदार शर्मा जी के पास राज कपूर एज ए असिस्टेंट थे और उनका हाईलाइट ये थी कि उनके अंदर तो हीरो बनने का था पर बन गए असिस्टेंट। पर क्या करें, और जब क्लैप मारते थे तो उससे पहले शीशे में कंघी करते थे और फिर वो क्लैप देने से पहले कैमरे की तरफ देखते थे कि 1 2 2 2 2 2 ऐसा क्लैप मारा और निकल गए। केदार शर्मा बड़े भड़कते थे, बहुत उनको गुस्सा आता था। एक दिन छोटा सा वाकया है, चाइना क्रीक का शूटिंग चल रही थी आउटडोर, बॉम्बे से कुछ 40 किलोमीटर दूर है चाइना क्रीक, और वहाँ शूटिंग चल रही थी और 5 बजे का टाइम था, सूरज नीचे जा रहा था। तो उसने केदार जी ने बोला, राज सुन मेरी बात, ये मेरा लास्ट शॉट है, अगर ये लास्ट शॉट कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे कल फिर दोबारा यहाँ शूटिंग करने आना पड़ेगा और तू फटाफट क्लैप दे के निकल जाना। जैसी क्लैप देने लगे तो राज जी ने फिर कंघी जेब से निकाली और अपने वाल ठीक करने शुरू किए और जैसे ऐसे क्लैप मारा, जो एक्टर था उसको दाढ़ी लगी हुई थी, हवा चल रही थी, दाढ़ी जो थी वो क्लैप में फंस गई और जैसे राज जी ने क्लैप मारा वो क्लैप के साथ ही दाढ़ी लेके चले गए। तो केदार जी को बहुत गुस्सा आया और मैं कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, राज कपूर के मुंह पे केदार शर्मा ने इतने जोर से चांटा मारा कि राज कपूर हिल गया और पैकअप कह के केदार शर्मा जी आगे। पर केदार शर्मा जी ने से मेरी बातचीत भी होती थी, मैं उनके ऑफिस में भी जाता था श्री सोन में, तो उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई थी ये कहता मैं रात को बहुत दुखी हुआ कि मैंने ऐसा, वो लड़का असिस्टेंट के काबिल है ही नहीं, उसके अंदर कुछ और है कुछ ना कुछ उसके अंदर जज्बा है। पृथ्वीराज कपूर के साथ केदार शर्मा के बहुत अच्छे रिलेशन थे, कलकत्ता से इकट्ठे ही आए थे ये रंजीत स्टूडियो में। तो केदार शर्मा ने राज कपूर जी के फादर पृथ्वीराज कपूर को फ़ोन किया, फ़ोन तो नहीं था उस टाइम, मैसेज भेजा गया कि राज को बोलो वो सुबह आके मुझे मिले। और साहब सुबह राज कपूर श्री सोन में आए डरते हुए बड़े और ऐसा करके खड़े हो गए सर। तो केदार शर्मा ने उनको गले लगाया और पीठ पे हाथ फेरा और हाथ में एक लिफाफा दिया, कहता तू असिस्टेंट नहीं है, तू मेरी पिक्चर का हीरो है। वो हीरो जिस फिल्म का नाम था नील कमल, और नील कमल के अंदर सबसे बड़ी हीरोइन उस ज़माने में जो नई नई आई थी उसका नाम था मुमताज़। मुमताज़ मतलब मधुबाला। मधुबाला को कास्ट किया गया राज कपूर के साथ और फिल्म बनी, इतनी हिट हुई कि ओवरनाइट राज कपूर स्टार बन गए। इसका नाम है श्री सोन स्टूडियो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली कड़ी में हम कुछ और स्टूडियो चलेंगे, कुछ और बातें करेंगे पुराने ज़माने की, आपके साथ जिए उन पलों की और उन अंतरंग यादों की, उन जगमग यादों की। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुगनू जी। थैंक यू वेरी मच। सुनने वालों, मेरे प्रभु, मेरे श्रोतागणों, मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरी अच्छी अच्छी बातें और बुरी बातें सब सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं और आपको अच्छी भी लगती हैं और आपके मुझे मैसेज भी मिलते हैं, इसके लिए धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं आपको नए स्टूडियो में लेके जाऊंगा और नई कहानी सुनाने की अच्छी कोशिश करूंगा। मैं नमस्कार।